गुड इवनिंग आप लोगों को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये कल आप लोगों को क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से कोई डाउट है तो उसको भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को फंडामेंटल राइट के बारे में बताया था। आज आपसे बात करेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको स्टेट पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव कहा जाता है। देखिए, जो मौलिक जो अधिकार था वो क्या था, उसके खिलाफ हम डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते थे और उसको लागू करना क्या था, गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी था। यानी उनको कह सकते हैं एक प्रकार से व्यक्तिगत अधिकार के माध्यम से क्या होता है, मौलिक अधिकार दिया गया था। और आपको पता है कि आर्टिकल 32 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्य है या सिद्धांत है, इसके उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। ये सरकार पर क्या होता है, एक प्रकार का नैतिक दबाव बनाया जा सकता है इसके माध्यम से। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है ना, इससे क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है उस पर क्या होता है, एक नैतिक दबाव बनाया जाए और उसके अनुसार सरकार क्या करे, अपनी नीतियों में परिवर्तित करे या नए नीति उसके अनुसार बनाने का प्रयास करे या बनाए, जो भी करे कर दे। नहीं तो क्या होगा, इसके लिए क्या है, हम अदालत के माध्यम से सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के आधार पर क्या है, हम न्यायालय के माध्यम से किसी भी सरकार पर या किसी भी सरकारी कर्मचारी पर क्या होता है, हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए। तो नीति निर्देशक तत्व और क्या है, मौलिक अधिकार में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है, हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, और मौलिक अधिकार में क्या होता है, हम न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के माध्यम से क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखते हैं। देखिए, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, सबसे पहले स्पेनिश यानी स्पेन के जो लोग थे या स्पेन के जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है अपनाया था, और स्पेन से ये आयरलैंड के लोगों ने लिया और आयरलैंड के संविधान से हमने लिया। यानी भारत ने किस संविधान से लिया, भारत ने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व को कहां से लिया हमने, आयरलैंड की संविधान से लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे जो संविधान है उसके भाग 4 यानी जो पार्ट है फोर्थ और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में क्या होता है, इसका उल्लेख किया गया है। समझिएगा, भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51, 36 से लेकर 51 तक में क्या होता है, इसका उल्लेख है। ठीक है, इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है कि हमारे यहाँ पे सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना। कौन सी न्याय प्राप्त करना, सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना।
ठीक है, क्या होता है कि इससे भारत में क्या है, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, तो जो कल्याणकारी राज्य है, तो कल्याणकारी राज्य के माध्यम से क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को हमें प्राप्त करना है। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिएगा। यानी वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं? वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जो हमारे, जो किसी भी देश में जो आम नागरिक रहता है, सरकार उनके हितों में, यानी जो वंचित वर्ग होता है, वंचित मतलब जो कमजोर वर्ग होता है, उनको भी क्या था, मुख्य धारा में लाने के काम करने के लिए जो सरकार काम करती है, उसको कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। देखिए, अंग्रेजों के समय पे क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पे हमारे यहाँ सरकार तो थी, लेकिन वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार कार्य नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? उनका मेन मकसद था इसी प्रकार से क्या, भारत में जो भी धन संपदा है उसको ब्रिटेन ले जाना, तो यहाँ के आम लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं था। लेकिन हम आजादी के बाद जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने हम लोग मिलकर चुनते हैं, इनका दायित्व बनता है कि क्या है, ये कल्याणकारी है। जो लोग वंचित रह गए थे समाज में, या जिनको आप कह सकते हैं कमजोर रह गए थे, उनका उत्थान बहुत जरूरी है। इसलिए डीपीएसपी में देखिए ऐसे वर्गों के बारे में बात की गई है, जैसे महिला हो गया, दलित हो गया, बच्चे हो गए, इनके बारे में ज्यादा बात की गई है। जो संपन्न व्यक्ति है, जो सक्षम व्यक्ति है, उसमें डीपीएसपी में उसमें उनके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। किनके बारे में ज्यादा उल्लेख किया गया? जैसे महिला वर्ग क्या होता है, पहले से ही क्या है, मतलब वंचित वर्गों में आते थे, या कमजोर वर्गों में उनको गिना जा सकता है। जो बच्चे होते हैं, बच्चे का भी वही है, क्योंकि बच्चे के पास क्या इनकम का सोर्स नहीं होता था, महिलाओं के पास भी पहले इनकम का सोर्स नहीं था। दूसरी जो SC ST है, उनके पास भी क्या था, समाज के मुख्य धारा में उनको आने में बहुत देर लगा था। अभी भी क्या होता है, मुख्य समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाया है। इसीलिए उनको क्या है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, उसको लाने की बात की गई। एक बात ध्यान देगा, देखिए इसको अब बोलते हैं कि अगर इसको मौलिक अधिकार के माध्यम से अगर दिया जाता, तो न्यायालय के माध्यम से क्या, तो इसको अपना सकते हैं। लेकिन समस्या बहुत ज्यादा है, न्यायालय के माध्यम से अगर देंगे ना, तो सामाजिक जो न्याय है, वो न्यायालय क्या होता है, उसमें इतने ज्यादा केसेस होने लगेंगे, फिर न्यायालय भी क्या होता है, तो दिक्कत होने लगेंगे। ऐसे भारत में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, तो और ज्यादा केसेस होगा। आर्थिक न्याय का भी क्या होता है, इसी प्रकार से है। जैसे देखिए, अभी आर्थिक न्याय में आप लोगों ने ज्वलंत उदाहरण में आप लोग समझ सकते हैं, जो EWS है ना, वो क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। या महिलाओं को जो और जो महिला विकास मंत्रालय के माध्यम से जो जितनी भी सुविधाएं दी जाती है, वो क्या है, सोशल जस्टिस है। या SC ST वालों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है, हम लोग जानते हैं कि यूपी उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का जो PCS परीक्षा होता है, उसका प्री पास करने पर उनको 1-1 लाख रुपए क्या होता है, अनुदान मिलता है। तो ये क्या है, सामाजिक आर्थिक क्या है, एक प्रकार से न्याय है, क्योंकि समाज के पिछड़े लोगों को या कमजोर लोगों को क्या होता है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। अब देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है, इनको 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक है सामाजिक सिद्धांत, जिसको सामाजिक न्याय कहते हैं। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत, यानी उधर लिबरल बात करने की बात की गई है। तो पहले एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है सामाजिक सिद्धांत, जिसका सोशल थ्योरी क्या है। तो उसमें हम लोग, पहली बात है, देखिए अनुच्छेद 35, 36 और 37, ये क्या है, ये इसमें क्या है, ये बौद्धिक के बारे में बात की गई, सामाजिक के बारे में बात नहीं की है। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, सामाजिक कितना है, उसके बाद आपका बौद्धिक कितना है, और आपका जो न्याय सिद्धांत है वो कितना है, ट्रस्ट से। तो पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 38 की बात करेंगे, यानी 38 की बात करेंगे। देखिए आर्टिकल 38 में, यानी 38 में क्या बात की गई है, इसके बारे में जान लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य राज्य मतलब जो हमारा सरकार है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए संविधान में भी क्या, हमारे प्रस्तावना में भी क्या, 3 प्रकार के न्याय था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा, आय, स्थिति, सुविधा तथा अवसरों में समानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।
देखिए इसमें क्या था, एक तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, जो इनकम है या जो समाज में स्थिति है या सुविधाएं है या जो अवसर है, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज है, उनको क्या है, असमानता, उनमें जो असमानताएं है उनको कम करना। जैसे आरक्षण के माध्यम से जो SC ST OBC है उनको नौकरियों में ज्यादा देना, या जो लोग अमीर लोग ज्यादा है उन पे टैक्सेस ज्यादा लगाना, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनको टैक्सेस ज्यादा लगाना, जो संपन्न व्यक्ति जो APL वाला राशन कार्ड है उनको अनाज ना देके BPL वालों को अनाज देना। तो ये बहुत सारे एक सुविधाएं है जिसके माध्यम से क्या है, समाज में कल्याण को यानी वेलफेयर को क्या है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वेलफेयर को क्या है, आगे बढ़, देखिए सब क्या होता है हमारे समाज में दिखाई देता है, इसलिए समाज के जो एग्जाम्पल को अगर आप एक बार माइंड में सेट कर लेंगे ना तो इसको रटना नहीं पड़ेगा, तो आर्टिस्ट को समझिएगा। फिर आता है 39, 39 मतलब 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने के कार्य करें, यानी कौन कौन से नीतियों की सुरक्षित करने के काम करेगा। पहला है सभी नागरिकों का आजीविका, आजीविका के पर्याप्त साधन का अवसर, मतलब क्या होता है, सभी को रोजगार मुहैया करने के लिए सरकार तमाम एग्जाम्पल या योजनाओं को शुरू करेंगे। जैसे देखिएगा, सरकार क्या होता है, सरकारी नौकरियां देती है, सरकार क्या होता है, रोड बनाती है तो उसमें रोजगार होगा। उसके बाद सरकार के पास PSU होता है, जो PSU का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के जितने भी कंपनीज वगैरह होते हैं जैसे भील सेल वगैरह हो गए, तो इनमें जॉब क्रिएट होता है। उसके बाद क्या होता है, लोन के माध्यम से क्या होता है, जैसे मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों को क्या होता है, जॉब क्रिएट करवाते हैं। तो ये सारे काम क्या है, आर्टिकल 29 के 39 के अंतर्गत क्या होता है, हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या है, ये जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, ये सरकार के क्या होता है, विवेक पर निर्भर करता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये क्या है, जबरदस्ती न्यायालय में जाके कोई लागू नहीं करवा सकता है, इस बात इसको भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। उसके बाद भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित। देखिए हमारे देश में जितने भी भौतिक संसाधन है उसका स्वामित्व, स्वामित्व तो उसका अधिकार और नियंत्रण क्या होता है, भलाई के लिए, जन भलाई के लिए करना। जैसे मान लेते कोई उद्योगपतियों को अगर कोई खनिज देता है तो उसमें क्या होता है, टैक्सेस वगैरह लगाया जाएगा, या उस क्षेत्र के जो लोग हैं, मान लेते हैं उत्तराखंड में एक ऐसा गांव है जहाँ पे बहुत सारे क्या है, चूने के पत्थर मिला है, तो चूने के पत्थर वाले तो गांव हटाना पड़ेगा, तो गांव हटाने के लिए जो गांव के लोग होंगे उसको मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि गांव के लोगों को भगा देंगे चलो हटो और वहां पे क्या होता है, खनिज खोदना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता है। उन गांव के लोगों को क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। या कहीं से रोड जाती है तो रोड के जो जमीन आता है किसानों का, उन किसानों को भी क्या होता है, मुआवजा देना पड़ता है, जो सामान्य जो कीमत होता है उसका 3 गुना देना पड़ता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कितना तो गुना देना पड़ता है, 3 गुना देना पड़ता है, ये भी धन है। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन के संक्रमण को बचना, मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जो धन है वो कुछ अमीरों के पास ज्यादा संकेंद्रित या स्टोर ना हो जाए, इसके लिए तमाम नीतियां अपनाता है। इसलिए जो अमीर है, जो लोग जितने ज्यादा इनकम करते हैं उन पर उतना ज्यादा टैक्सेस लगाई जाती है, जो नहीं कमाता है उन पर टैक्स नहीं है। इसलिए देखिए 5 लाख रुपए तक जो इनकम करने वाला है उस पर कोई टैक्स नहीं, 5 लाख के ऊपर जो कमाते हैं उन पर टैक्स है। और 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले जो व्यक्ति उन पे क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, जिसको सरचार्ज कहा जाता है, अधिकर कहा जाता है। तो जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं कमाएंगे तो नहीं टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, इसमें समाज में जो असमानता है उसको कम करना। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान। देखिए कल आपको बताया कि जो पुरुष और महिला है अगर एक जैसे कार्य करेंगे तो उनको क्या है, एक जैसे वेतन मिलना चाहिए, कि उनके शारीरिक संगठन या उनके और बाकी जो पैरामीटर है उसके आधार पर नहीं होगा, बल्कि सेम काम में सेम वेतन मिलना चाहिए। ये भी कौन बोलता है, आर्टिकल 45 बोलते हैं। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, जो श्रमिक है उनके स्वास्थ्य और जो शक्ति है उसके अनुसार काम करना। देखिए आप देखिएगा, जो सरकारी जॉब है या जो ऑर्गेनाइज निजी कंपनी है, इन दोनों को आप लोग देखिएगा। जैसे एग्जांपल में आपको बताता हूँ, जैसे लाल कुआं में क्या पेपर मिल है, देखिए उनमें क्या होता है, उनको रहने के लिए जितने लोग, अधिकतर लोग जो सरकार मतलब उनके परमानेंट मेंबर होते हैं या कर्मचारी है, उनके लिए आवास मुहैया किया गया, उनके लिए बस लगी हुई है जो स्कूलों को छोड़ने के लिए बच्चों को है, उनके जो
घर से बस क्या होता है फैक्ट्री तक छोड़ते हैं, फिर फैक्ट्री से घर ले जाते हैं, या उसके लिए क्या खेल कूद के मैदान है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो ये क्या होगा कि श्रमिक जो है ना उनके स्वास्थ्य या उनके देखभाल पे क्या होता है, या ईएसआई कार्ड बना रखा है। ईएसआई कार्ड आप लोग जानते हैं जो स्वास्थ्य में क्या होता है इस्तेमाल की जाती है, जो इस तरह के कर्मचारी होते हैं। तो ये सब क्या है, ये क्या है, जो भी श्रमिक होते हैं उनको क्या है अमानवीय रूप से व्यवहार उनके साथ नहीं की जा सकती है। ठीक है। अगला है बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना। जो बच्चे हैं उसके बचपन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को बताया था कि जो बाल श्रम है उसको प्रतिबंधित किया गया है। उसको आप कह सकते हैं बाल श्रम को क्या कर प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे बचपन को खराब, देखिए बचपन अगर किसी बच्चे का खराब हो जाता है, उससे उस बच्चे का तो पूरा करियर चौपट हो ही जाता है, साथ साथ देश का भी चौपट हो जाता है करियर। अब बता हमारे देश में अगर कोई बच्चा किसी भी कारण से क्या गलत हाथों में चल जाए, आतंकवादी बन जाए या डाकू बन जाए या नक्सल बन जाए या कुछ भी बन जाए, तो उससे देश का ही तो हानि है, वो परिवार का भी हानि है, उस बच्चे का भी हानि है, देश का भी हानि है, सबका हानि है। तो इसलिए क्या बच्चे का बचपन नहीं होना चाहिए, और उसको मानसिक तनाव के कारण देखिएगा आप लोग, अभी तो इंडिया में कम हो रहा है लेकिन अमेरिका वगैरह में देखिएगा कि बच्चे बंदूक ले लेके क्या होता है पूरे क्लास में गोली चला दे रहे हैं। तो मानसिक संतुलन भी क्या हो रहा है, बिगड़ जा रहा है बच्चों का। तो मानसिक संतुलन, अभी एक कुछ गेम आया था, उस गेम के करके बच्चे खुद मर जा रहे थे। तो ये मानसिक जो तनाव है ये भी क्या है, बच्चों के बचपन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि बच्चे आक्रामक ना बन जाए। युवाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। अब युवा है उनको रोजगार नहीं देंगे, उनको रोजगार अगर नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, या उनको अच्छे कॉलेज एजुकेशन वगैरह नहीं देंगे, तो वो भी क्या है अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, और उद्देश्य से भटक जाएंगे तो वो भी क्या है गलत रास्ता अपना सकते हैं। इसलिए क्या होता है बच्चों और युवाओं का क्या होना चाहिए, सही से देखभाल होना चाहिए। देखिए एक बच्चा अगर क्या होता है, अगर उनका सही से मानसिक विकास नहीं होता है, तो जो एक स्वास्थ्य बच्चे है ना उससे 15% उसकी इफिशियंसी कम हो जाता है। इसलिए दुनिया में जो भी अच्छे स्कॉलर होगा, उनका एक ही मकसद है, उनका मानना होता है कि जो बच्चे होता है यानी प्राइमरी एजुकेशन सबसे बढ़िया होना चाहिए। अगर बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन अगर बढ़िया नहीं है तो वो बच्चे क्या है आगे जाके उनकी क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए जो विकसित देश है वो क्या होता है प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करते हैं, और प्राइमरी के जो टीचर वगैरह होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है प्राइमरी एजुकेशन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, बहुत सारे कारण हो सकता है। तो उसमें प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता है ज्यादा फोकस करना चाहिए। अनुच्छेद 41 ही क्या था, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना। देखिएगा बेरोजगार है तो उसको काम करने के लिए सरकार से आप मांग कर सकते हो। कभी कभी देखिए सरकार बेरोजगारी भत्ता भी क्या होता है मुहैया करवाते हैं। कौन से भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। बुढ़ापा हो जाएंगे तो उनको भी क्या होता है सहारा देने की आवश्यकता होती है, इसलिए आप लोग देखोगा वृद्ध पेंशन के बात आप लोगों ने सुना होगा, तो वृद्ध पेंशन भी क्या होता है इसी का एक रूप है। बीमारी हो जाए तो अभी देखिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से चिकित्सा करवाया जाता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से क्या है चिकित्सा होता है। इससे पहले जीवन बीमा और बहुत सारे बीमा था जिसके माध्यम से क्या था चिकित्सा होता था। विकलांगता होने पर यानी हैंडीकैप्ड वगैरह होने पर भी क्या होता है उनको महीना भत्ता वगैरह मिलता है। तो ये सारे क्या होता है मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने यानी शिक्षा यानी एजुकेशन पाने के लिए क्या होता है सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। यानी एजुकेशन में जो कमजोर वर्ग होते हैं उनको देखिए स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। तो ये सब लोग आप जानते हैं, इनको केवल क्या होता है आपको एक बार समझने की आवश्यकता है। सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए, कुछ सुरक्षा होना चाहिए। सार्वजनिक देखिएगा जैसे किसी का मकान नहीं है तो उसको क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान दिया जा रहा है, और भी बहुत सारे क्या है इस तरह के एक्टिविटीज होते हैं। अगला है अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व रक्षा के लिए प्रावधान करेगा। ध्यान देगा भाई आपको जो काम दिया जाएगा वो क्या मानवीय प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। मान लेते हैं आपसे
10 घंटा काम करेंगे तो 10 घंटे के हिसाब से आपको सैलरी मिलना चाहिए। 10 घंटे काम किया, 2 घंटे की सैलरी दिया, ये क्या है, न्याय संगत नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं करवा सकते। यानी एक बात कह सकते हैं कि आपको जबरन किया कोई काम नहीं कर सकता। मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने, यानी जो मानवीय परिस्थिति है, जो उसके अनुसार क्या होता है, काम करना चाहिए। और मातृत्व राहत, मातृत्व राहत का मतलब होता है जो महिलाएं के बच्चे होते हैं छोटे, या गर्भवती महिलाएं होती है, उनको क्या होता है, अवकाश की होता है। अवकाश के टाइम पे उनको सैलरीज या उनको भत्ता वगैरह जो मिलता है। तो सरकारी में क्या है, सरकारी में जो नौकरी है या कुछ कंपनी में क्या होता है, 26 हफ्ता यानी 26 वीक का क्या होता है, लीव मिलता है, जिसको मातृत्व लाभ अवकाश कहा जाता है। क्या कहता है, मातृत्व लाभ अवकाश कहा जाता है। तो इसमें कितने मिलता है, 26 हफ्ते का मिलता है, बिना काम किए वेतन मिलता है। जो फीमेल होता है 2 बच्चे तक को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे के लिए नहीं होगा, केवल जो 2 प्रथम बच्चे होंगे उनके तक ही मिलेंगे। तो जो अच्छे निजी कंपनी है उसमें भी मिलता है, सभी कंपनी में नहीं मिलता, जो अच्छे कंपनी होता है वो देते हैं। जो छोटे मोटे कंपनी होगा वो कहाँ से देंगे, वो उसको दिक्कत होगा। और जो सरकारी जितने भी है उसमें तो मिलता ही मिलता है। तो सरकारी जो जॉब है उसमें तो क्या 26 हफ्ते का क्या मिलता है, मातृत्व लाभ अवकाश मिलता है। तो ध्यान देगा, तो क्या है इसमें जो महिला है उनके प्रति भी क्या है, ध्यान रखा गया है, इसको भी समझिएगा। अगला है आर्टिकल 43। देखिए 43 में क्या है, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जो भी हम लोग जॉब करते हैं या कोई भी जॉब करता, सरकारी हो प्राइवेट है, उसके लिए देखिएगा अभी क्या है, एक वेतन निर्धारित कर दिया गया है कि इसके नीचे उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए। तो सरकारी जॉब में तो एकदम फिक्स है, प्राइवेट जॉब में भी उसको एक फिक्स कर दिया गया कि इतना वेतन मिनिमम उनको मिलना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक गरिमामय जीवन जीने के लिए क्या होता है, पैसा बहुत जरूरी है। अगर कोई बोले मुझे पैसा जरूरी नहीं है तो उनको गुफा में चले जाना चाहिए। उनको शहरों में या घरों में रहने का उनका हक नहीं बनता है, क्योंकि भाई पैसा नहीं है तो कैसे रहेगा। तो उनको क्या है, जंगलों में या गुफाओं में, आजकल जंगलों में भी फल खत्म हो गया तो कहाँ से खाएंगे, ये भी एक पूरा प्रॉब्लम है। तो जितने भी कामगार है उनको क्या होता है, उनके योग्यता के अनुसार या उनका जो पद है उनके अनुसार, या उनका जो मानसिक या शारीरिक जो श्रम है। देखिए यहाँ पे 2 श्रम होता है, एक मानसिक श्रम भी होता है और एक शारीरिक श्रम भी होता है। तो मानसिक और शारीरिक श्रम के अनुसार क्या होता है, उनको वेतन दी जाती है, उचित वेतन उनको मिलती है। देखिए क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, जो शारीरिक काम करते हैं उनको कम वेतन मिलता है, जिनको जो मानसिक काम ज्यादा करते हैं उनको वेतन क्या होता है, शारीरिक काम वालों से ज्यादा मिलता है। ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। अगला देखिएगा 43A क्या कहता है, ये इसको बाद में जोड़ा गया था, जब हमारे संविधान संशोधन के माध्यम से क्या था, बहुत चीज जोड़े गए हैं। अब लोगों को पता है कि 395 था, अब इसमें 475 से अधिक हो गया है। तो 33A क्या कहते हैं, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगी। देखिएगा, जो श्रमिक है उनके जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा, सरकार कदम उठाएगी। नहीं तो क्या होगा, जो कंपनी होगा, निजी कंपनी को मनमानी करने लगेंगे। इसीलिए जो ईएसआई कार्ड हो गया, जो गाड़ी चलती है घर से ले जाने आने, एक टाइम खाना मिलता है, जो अच्छी कंपनी उसकी बात बोले, टाटा हो गया, बिरला हो गया, वो बढ़िया कंपनी है, टीसीएस हो गया, इनमें सब कुछ मिलता है, सुविधा होता है। या इफ्को वगैरह हो गया, छोटे कंपनी में नहीं मिलता, वो अलग बात है। तो इनमें क्या था, बहुत सारे सुविधा आप लोग भी देखे होंगे, आपके आसपास लोग काम करते होंगे, तो उनको ये सारी सुविधाएं मिलते हैं। उसके दीपावली में गिफ्ट मिलता है, उसके बाद लीव मिलता है, बहुत सारी चीज उनको मिलता है। या कभी कभी टूर के लिए क्या है, पैसा मिल जाता है, ये सारी चीजें में इंसेंटिव वगैरह कुछ मिलता है, तो इसके लिए भी क्या आनंद है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे से रूम में 100 लोगों से काम करवाइएगा, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। भाई जैसा काम होगा उसका एक पैरामीटर होना चाहिए कि एक रूम में कितने लोग काम कर सकते हैं, काम की स्थिति कैसे होगा, ये सारे चीज क्या है, प्रबंधित कर दिया गया है। सरकार अगर इसके खिलाफ होता है तो सरकार उसमें एक्शन ले सकती है, समझ सकते हैं।
दूसरा अनुच्छेद क्या है 47, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखिए पोषण स्तर और जीवन स्तर, पोषण स्तर के लिए देखिए भारत सरकार बहुत सारे योजना शुरू कर, जो आपका पीडीएस है, पीडीएस मतलब जिसको राशन के दुकान से जो अनाज वगैरह मिलता है, या इस समय जो आपके आंगनबाड़ी के माध्यम से जो अनाज वगैरह मिलता है या दाल वगैरह मिलता है, वो पोषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था 2017 में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसमें आएगा पोषण, पोषण मतलब जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिशन इसमें आ गया। उसके बाद आपका क्या होगा आंगनबाड़ी के माध्यम से, या आप कहते हैं राशन की दुकान से जो अनाज मिलता है वो भी हो गया राशन, या आप कह सकते हैं जो बच्चों को क्या मिलता है आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलता है, आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को क्या मिलता है पोषण मिलता है, या कह सकते हैं मिड डे मील जो मिलता है, मिड डे मील ये भी क्या है पोषण का एक उदाहरण है। तो इससे क्या होगा जो कुपोषित व्यक्ति होगा बच्चे होंगे उनको क्या है एक समाज में क्या है उनको एक सही जीवन प्राप्त हो सके, स्वस्थ जीवन प्राप्त हो सके, पोषण बहुत जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि इसके बावजूद भी भारत में क्या है 20 करोड़ जो लोग हैं ना उनको 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता है। इतने कार्यक्रम चलने के बाद भी भारत के 20 करोड़ लोगों को अभी 2 वक्त का भोजन क्या है सही समय से नहीं मिलता। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जनसंख्या भी है, सरकार की जो सप्लाई चेन है उसकी भी कमी है, भ्रष्टाचार भी है, बहुत सारी चीज इसमें क्या है इंक्लूडिंग है, तो वो सारे होते हैं। आप लोग जानते हैं कि मिड डे मील में कितने बड़ा भ्रष्टाचार होता है, बच्चों को जो मापदंड के अनुसार जितना भोजन आते हैं उतना क्या होता है बहुत ही कम जगह पे मिल पाता है। तो ये भी क्या होता है दिक्कत है। अब बताइए जो भी वहाँ पे टीचर या जो भी होते हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई अगर तुम्हारे बच्चे के साथ आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करते हैं। तो ये भी बहुत क्या है इश्यूज है, तो इन पर भी क्या है जो व्यक्ति या जिम्मेदार व्यक्ति जो उसका जगह पे है उसको क्या है सोचना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया क्या है आपके जो हमारे सामाजिक चीज है, तो समाज में जो चीज है उसके बारे में बता। आप देखिए गांधीवादी, देखिए गांधीवादी सिद्धांत क्या कहते हैं पहले सुनिए। देखिए गांधी जी का मानना था कि जो भी चीज है ना हमारे गांव या हमारे सोसाइटी में जो भी चीज है उसमें लोगों में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए। गांव हो शहर हो राज्य हो देश हो क्या होना चाहिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। तो सेल्फ डिपेंड में उन्होंने एक चीज और बताया था कि जो उद्योगपति है ये लोग जो प्रोडक्शन करे, प्रोडक्शन के लिए केवल अपने मुनाफा के लिए ना करे, प्रोडक्शन किसके लिए ना करे मुनाफा के लिए ना, बल्कि जो उद्योगपति है वो अपने जो भी उद्योग धंधे हैं उसको एक ट्रस्टी के रूप में माने। ट्रस्टी आप लोग जानते हैं ट्रस्टी में क्या होता है जो व्यक्ति क्या होता है जो भी उद्योगपति होता है या जो भी व्यक्ति होता है उसमें से अपने निजी खर्चा के लिए कोई पैसा यूज नहीं कर सकते, निजी मतलब लग्जरी चीजों के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। तो और होता है कि जो ट्रस्टशिप होगा केवल जो उद्योगपति होंगे ना वो केवल उसके देख रेख करेंगे, लेकिन जो ट्रस्टशिप से जो इनकम होगा उस इनकम का जो भी बंटवारा होगा उस संस्थान में काम करने वाले लोग जो होते हैं ना उनकी उन्नति या उनके प्रोग्रेस में खर्चा किया जाए। मान लेते हैं टाटा कंपनी है तो इनके जो कर्मचारी हैं, तो टाटा का मतलब क्या होगा कि वो केवल जो पूरे कंपनी है उसको मैनेजमेंट देखेगा, और जितने भी मुनाफा होंगे उनके जो कर्मचारी हैं उनके शिक्षा एजुकेशन वगैरह वगैरह जो भी आवाज वगैरह है उनके उत्थान के लिए करेंगे। तो लोगों में क्या होता है कंपनी के प्रति विश्वास होगा कि ये हमारा कंपनी है, कि इससे हमारा क्या था पेट पल रहा है या बच्चे का एजुकेशन स्वास्थ्य वगैरह ठीक हो रहा है। तो क्या होता है एक प्रकार से विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है अगर मान लो कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको सैलरी सही से नहीं मिल पा रहा है या कोई सुविधा वो दे नहीं रहे, तो क्या होगा आप उस कंपनी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे या उस संस्था पर क्या होगा विश्वास नहीं कर पाएंगे। और गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा विश्वास नहीं होंगे, फिर क्या होता है उसके प्रति ही आप क्या होता है आंदोलित हो जाएंगे। तो आंदोलन से बचने का क्या है सही तरीका है ट्रस्टशिप की सिद्धांत को अपनाना। लेकिन क्या होता है पूंजीवादी देशों में ये हो नहीं सकता है, क्योंकि पूंजीवादी देशों में क्या होता है हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास अधिक से अधिक धन हो।
ठीक है, लग्जरी जीवन जो देखिए लग्जरी जीवन चाहते हैं, और यही लग्जरी जीवन व्यक्ति को लास्ट में क्या अपाहिज बना देता है। जितना ज्यादा जो लग्जरी जीवन अपनाते हैं वो बुढ़ापा में क्या होता है उतना अपाहिज हो जाता है। वो दवाई पे क्या होता है, बिना दवाई पे जिंदा नहीं रहता है। आप लोग भी आसपास देखिए जो भी लग्जरी जीवन होते हैं, चाहे एसी कूलर और जो भी गाड़ी वगैरह में हमेशा चलते रहते हैं, उनको क्या होता है आजकल देखिए सब चलने वाले सब साइकिल पे आ जाता है, जिम में जाते हैं साइकिल चलाने जाते हैं। एसी में रहते हैं, घुटनों में क्या होता है सब खत्म हो गया घुटना। एसी में रह के क्या होता है पूरी तरह से कमर और घुटना खत्म हो जा रहा है लोगों का। लेकिन फिर भी क्या एसी में रहना है, तो उनका भी अपना अलग चीज है। चलिए वाला बात। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 40 ये बोलता है कि जो ग्राम पंचायतों के बारे में बताता है कि जो ग्राम का प्रशासन होगा वो स्वशासन के माध्यम होगा, यानी जो ग्राम का प्रशासन होगा वो ग्राम के लोगों द्वारा क्या होता है उसका प्रशासन करेंगे। देखिए पहले क्या था, एक ग्राम मान लेते ये एक ग्राम है, और इसका जो प्रशासन था ना, ये क्या था बाहर से आए हुए क्या है बीडीओ करता था। क्या करता था, कौन करता था, बीडीओ, जिसको आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते थे, बीडीओ करता था। अब गांव के लोग इसे बिना पूछे, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी था, और गांव के लोग उस समय पहले के लोग समझ लीजिएगा आज से 30-40 साल पहले कम पढ़े लिखे थे, तो गांव के लोगों से कुछ पूछते उसमें नहीं। गांव में जो दबंग आदमी था वो इनसे मिल जाते थे। आप लोग पिक्चरों में देखे होंगे वो सारी चीजें इसमें होते थे, और गांव का सही से विकास नहीं होता था। तब गांधी जी का मत था कि गांव का विकास क्या, गांव के लोग अपने स्तर से उनको करें। क्योंकि ये मान लेते हैं, जब मान लेते हैं एक गांव है, हल्द्वानी के आसपास कोई गांव है, और एक व्यक्ति क्या पौड़ी से आया है, पौड़ी गढ़वाल से क्या होता है यहाँ पे वीडियो बन के आया है, तो उनको इस गांव के बारे में मालूम ही क्या है, क्योंकि ये पहाड़ का आदमी है, और हल्द्वानी के नीचे जो गांव है ये प्लेन का है, मैदान का गांव है। तो मैदान उन्होंने पहली बार देखा होगा, पहले वो पहाड़ वो देखे होंगे। आजकल तो बहुत सारे सुविधा आ गए, पहले की बात बोल रहा हूँ। अब पहाड़ से आके मैदान में वो डेवलपमेंट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो गांव के लोग हैं ना वो अपने गांव के बारे में जानता है अच्छी तरह से, कि गांव में बरसात में कहाँ पे पानी भर जाता है, ठंडे में कौन सा दिक्कत होता है, गर्मियों में कहाँ पे ज्यादा दिक्कत होता है, पानी का संरक्षण कहाँ पे तालाब बनाने से होगा। ये गांव के लोग कहते हैं ना, वीडियो आके 1 साल 2 साल अगर कहीं पे रहते हो तो वो उस तरह से क्या होता है सही से उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए तो पंचायती राज अधिनियम क्यों लाया गया। पंचायती राज अधिनियम का मेन मकसद है कि इस गांधीवादी सिद्धांत को क्या करना है, फुलफिल करना है। इस सिद्धांत को फुलफिल करना है, गांधीवादी सिद्धांत को फुलफिल करना है, और उसमें अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है, ग्राम का प्रशासन ग्रामीणों द्वारा होनी चाहिए, स्थानीय लोगों द्वारा होनी चाहिए। तो मतलब किसका, स्थानीय लोगों द्वारा होनी चाहिए। अगला देखिए आर्टिकल 43, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे, हर जिले में क्या होता है एक जिला ग्राम उद्योग संस्थान होता है, जिसके माध्यम से क्या था हर जो ग्राम होता है उनमें क्या था कभी कभी ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, जैसे मधुमक्खी पालने के लिए, मोमबत्ती पालने बनाने के लिए। तो इस तरह के ट्रेनिंग करके गाँव के लोगों को क्या है कुटीर उद्योगों के प्रति क्या प्रोत्साहित या ऋण देके जो भी जैसे भी सुविधा हो सकता है, तो वो देके क्या था गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती है। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है ये सारे काम किए जाते हैं। आप लोगों को बता नाबार्ड भी क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा भूमिका नाबार्ड के माध्यम से भी क्या होता है दिया जाता है। अलग ये अनुच्छेद 43B। तो अनुच्छेद 43B क्या कहता है इसको भी ध्यान देते हैं। तो 43B कहता है कि जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतंत्र नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। देखिए आप लोग सुने होंगे गांव में क्या होता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, इसको स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है ग्रामीणों को प्रशिक्षण के माध्यम से कोई छोटे मोटे कुटीर उद्योग या कोई बिजनेस शुरू करने की बात की जाती है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से।
आजकल आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री या हमारे केंद्र सरकार ने एक बहुत बढ़िया योजना शुरू किया है, आप लोग अगर सुने होंगे, लाखपति दीदी। आप लोग सुने होंगे, आपने ये योजना सुने हैं आप लोगों ने, लाखपति दीदी। लाखपति दीदी का योजना शुरू किया गया है। इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कम से कम 3 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको लाखपति बना दे। लाखपति मतलब उनका इनकम 1 लाख से सालों में ज्यादा हो। उनका इनकम क्या है, साल में 1 लाख से अधिक होने की जो भी प्रयास की जाएगी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से की जाएगी। ये काम किसके क्षेत्र से की जाएगी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये कार्य की जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है, लाखपति जो दीदी है उसके प्रति उसके योजना के माध्यम से की जाएगी। तो क्या होता है, सहकारी क्षेत्र का मतलब होता है, देखिए सहकारी का मतलब होता है गांव के लोग आपस में मिलकर किसी एक व्यक्ति को अपनी पूंजी दे के उनके माध्यम से क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों को करना, तो इसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने गाँव में आगे देखिए अनुच्छेद 46 देखिएगा, राज्य समाज के कमजोर वर्ग, देखिए आगे ना, राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। जैसे आप लोगों को बता दें कि SC ST लोग होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है, कपड़े मिलते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे UPSC पास करने पे या PCS पास करने पे उनको आर्थिक सहायता मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत सारे उनको सुविधाएं मिलती है। तो ये सारी चीज क्या है, उनको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, ये सारी चीज की गई है, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए ये सारे की गई है, आप लोग सब जानते हैं। तो इसके बारे में स्कॉलरशिप वगैरह क्या होता है, इन्हें दी जाती है। अगला देखिए आर्टिकल 47 है। ये 47 क्या कहता है, पहले समझ लीजिएगा। ये 47 ये कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा, यानी जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए कदम उठाएगा, और नशीले पेय पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक लगाएगा। इसलिए देखिए ड्रग्स वगैरह पे क्या होता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। शराब पर प्रतिबंध नहीं है, कुछ जगह पे शराब पर प्रतिबंध भी लगाया गया, जैसे गुजरात बिहार में क्या है, शराब पर प्रतिबंध भी है। उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पे शराब नहीं बेची जाती है, कहाँ कहाँ पे नहीं बेची जाती है, 4 धाम में आप शराब नहीं बेच सकते हैं। ऋषिकेश में भी क्या है, शराब नहीं बेच सकते, हरिद्वार में भी शराब नहीं बेच सकते, कुछ क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे एक तो धार्मिक स्थल है, और क्या होता है, दूसरी बात है कि जो नशीले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जो अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए देखिए आजकल जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, जैसे सिगरेट वगैरह, आप तंबाकू देखे अगर देखे भी होंगे पैकेट, उसमें देखिए बड़ा सा फोटो लगा रहता है, और मुंह कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ये सब बना के उसमें दिखाया जाता है। लोग डरे, लेकिन लोग तो क्या होता है और ज्यादा पी रहे हैं। उसका भी तो अलग सा कारण है, लोग बहुत सारे इसका टेंशन वगैरह वगैरह है, वो सारे होते रहते हैं, तो वो करते रहते हैं नशा। आगे देखा आर्टिकल 48 क्या कहते हैं, गाय बछड़ों और अन्य दुधारू पशु को वध पर रोक लगाने की बात करें। देखिए जो गाय होंगे जो दूध देने वाले होते हैं, गाय का मतलब केवल गाय नहीं है, भैंस भी होंगे जो दूध देती है। उसके बाद बछड़े जो क्या होता है, हल के लिए होता है, यानी जो हल चलाने के लिए जो बछड़ों का यूज करते हैं उनको की बात कर रहे हैं। या अन्य दुधारू पशु हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, इनको क्या है नहीं, मतलब बलि नहीं दी जा सकती, या उनको वध नहीं किया जाता, उनको मारा नहीं जा सकता। अतः मवेशियों को पालने और उसके नस्ल में सुधार करने के लिए, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो गाय को मारने पर प्रतिबंध है ना, वो क्या है, इस आर्टिकल के अनुसार है कि गाय को किसने नहीं मारा था, क्योंकि वो दुधारू पशु है। मतलब इसका इसलिए नहीं है कि वो भारत के क्या था, हिंदुओं का वो राष्ट्रीय पशु है या हिंदुओं का धार्मिक पशु, इसके लिए नहीं है, बल्कि क्या है, वो दुधारू पशु है, किसी दुधारू पशु को नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, जो बैल है या जो काम